देखिए, जो आज हरियाणा प्रदेश जाट आरक्षण संघर्ष समिति की प्रदेश कार्यकारिणी का आयोजन किया गया और इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें एक जो किसानों के खिलाफ बिल भी पास हुए उस पर भी एक व्यापक चर्चा यहाँ हुई। और पूर्व में जितने भी धरने दिए गए उसमें सब में जो जिला कार्यकारिणी थी हमारी, उन्होंने सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया और सभी किसान नेताओं का साथ देने का काम किया। इसमें यह भी चर्चा की गई कि जब ये लोग वापसी जाएंगे आप अपने ज़िले के किसान नेताओं को भी बताएंगे। और इसमें एक नया मुद्दा ये भी है कि इसमें किसान तो मरेगा ही, लेकिन मजदूर जिस तरह से मरेगा जो बहुतायत में है, किसान से ज़्यादा संख्या अगर आप किसी गाँव में जाएंगे तो मजदूरों की है जो खेती पे निर्भर है। वो खेती पूरी मैकेनाइज हो जाएगी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी 1000 एकड़ 2000 एकड़ पे बड़े ट्रैक्टर्स आ जाएंगे और जो छोटे किसान हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएंगे। जो उन पे आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पे ट्यूबवेल्स हैं, उन पे ट्रैक्टर्स हैं, छोटे पुराने हैं, कैसे भी हैं, खेती के औजार हैं, वे जैसे ही वे 2-3 साल के लिए 10 साल के फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे वो उनको कबाड़े के भाव बेच लेंगे। एक बार किसान को लगेगा कि यार तेरे पर तो इक्विपमेंट भी बिक के पैसे आ गए, लेकिन अगले साल जब उसे खुद का अनाज वो खरीदेगा, आज किसान के पास अनाज सरप्लस होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में गांव में भी बांट देगा, मजदूर को भी दे देगा, ये वो सरप्लस नहीं रखेगा, फिर वो अपने खाने के लेगा जितना नौकरी वाला जैसा रहता है, क्योंकि उसके पास भी उसकी ज़मीन की नौकरी की तरह ही पैसा आएगा। तो इसका बहुत व्यापक असर पड़ेगा। मजदूर जो है गांव में वो भुखमरी के कगार पे होगा, क्योंकि उसकी जगह फिर मशीन काम करेगी। जैसे आप लगाएंगे कंबाइन से गेहूँ काटने वाला और हाथ से गेहूँ काटने वाले किसान को बहुत बड़ा लॉस है। कंबाइन से जो गेहूँ कटता है उस पर लगभग किसान को 2 से 3 हज़ार रुपये का बेनिफिट आ जाता है, कॉस्ट कम आती है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूँ, वहाँ कंबाइनें नहीं चलती, लैंड होल्डिंग कम होने की वजह से गन्ना मेन फसल होने की। हम हरियाणा के कंबाइन वाले से जस्ट डबल मजदूरी देते हैं। इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र के गन्ने वाले को देखें, महाराष्ट्र के गन्ने वालों में अधिकतर मिलों में वो आ गई है, हार्वेस्टर आ गए हैं, शुगर कैन हार्वेस्टर, उसमें 1 भी रुपया लेबर नहीं लगता, बहुत कम लेबर उसमें लगती है और मिल अपने आप काट के ले जाता है। और जो 40 रुपये कुंटल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आज 1 बीघे पे लगभग 3000 रुपये की मजदूरी दे रहा है, 1 एकड़ पर 18,000 रुपये वो मजदूर को पे कर रहा गन्ना काटने के लिए, वो जीरो हो जाए। वहाँ हार्वेस्टर आएंगे, बड़े सीधे मिलों को डालेंगे। इसी तरह से कल को ये भी साजिश हो सकती है, जिस तरह से गन्ना मिल आज फसल ले लेते हैं, पेमेंट नहीं देते, कल को मान लिया गेहूँ ले लिया, MSP पे भी ले लिया सरकार कह रही और पैसा ना दिया, कहा कि 15 दिन बाद दूंगा, वो कहा जी मेरी कंपनी तो दिवालिया होगी। क्या उसके लिए सरकार ने कोई प्रोविजन किया? नहीं किया। ऐसा तमाम दुष्प्रभाव इसमें आएंगे और वे आज हमने कार्यकारिणी की मीटिंग इसलिए बुलाई कि हमारे जिला अध्यक्ष किसान नेताओं को भी इन दुष्प्रभाव से अवगत कराएं। मजदूर के बिना मजदूर को साथ लेके लड़ाई लड़ाई, छोटे व्यापारी को साथ लेके लड़ाई लड़ाई। व्यापारी तो इसलिए सर्वाइव कर देगा, आज वो खुला धान बेच रहा है, आज खुला गेहूँ बेच रहा है, कल को आज वो पैक्ड बेचेगा। आज आप रोहतक में रहते हैं, रोहतक में 80% जनसंख्या आटा चक्की से लेके खाती है, जो लगभग उसे 22-23 रुपये मिल जाता है। 20% जनसंख्या आशीर्वाद का आटा लेती है, जो उसे 35 रुपये मिलता है। तो छोटा कर्मचारी भी उसी तरह मरेगा जिस तरह से किसान मरेगा। जो खुला खाने का आदी है वो खुला नहीं मिलेगा देश में। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं, इंग्लैंड का उदाहरण है, अमेरिका के उदाहरण है। जहाँ जहाँ वालमार्ट गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारों द्वारा क्रिएट किए गए थे, लंदन डेयरी थी, वो जो दूध देती थी उससे सस्ता वालमार्ट ने दूध दिया और 2 साल के अंदर अंदर लंदन डेयरी को बंद करना पड़ा सरकार को। और लंदन डेयरी बंद होते ही वालमार्ट ने उसके दुगने दाम वसूलने शुरू किए। तो ये ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो किसी छोटी जनसंख्या के देश के लिए कामयाब हो सकते हैं, लेकिन 138 करोड़ की जनसंख्या को मैनुअल लेबर की जरूरत है आज भी मशीनीकरण के लिए, क्योंकि वहाँ रोटी खाना महत्वपूर्ण है। 138 करोड़ में 70 करोड़ लोग ऐसे जिनको रोटी पहले चाहिए, उनके पास कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, उनको आप हाईवे से, कारों से, पूंजीवाद से नहीं चला सकते। वो तो इसको लेके आप किस तरह का अभियान किसानों में? देखिए, हमारा काम है अपनी जाति के लिए काम कर रहे, लेकिन क्योंकि हम किसान भी हैं, हम उनको जो हमारे एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे। आंदोलन में सरकार किस तरह आंदोलन तोड़ती है। जैसे इसी बार आपने देखा होगा मीडिया के सामने
किसान नेता एकजुट होकर नहीं लड़ रहे थे, एक किसान नेता दूसरे किसान नेता को बेईमान और चोर बनाता। ये प्रैक्टिस हमारे आंदोलन में भी सरकार ने अपनाई थी। तो उनको सावधान करेंगे, उनको एकता की बात कहेंगे और सामूहिक रूप से आंदोलन लड़े। मजदूर नेताओं को साथ लेकर आंदोलन, उनके बगैर ये आंदोलन अधूरा है। मजदूरों को ट्रेंड किया, हम लोग जो भी सेवाएं हमसे बन पड़ेगी, जो भी चीज़ हमारे आपके माध्यम से, उनके माध्यम से, हमारे जिले में जो किसान नेताएं हैं सब जिला अध्यक्षों को इसके बता दिया, जो हमें नॉलेज थी उसके बारे में बताया गया। उनको बताया गया कि वे इस पर सही ट्रेनिंग दे लोगों को, मजदूर को भी बताएगा उनको कि हमारे से ज़्यादा मार तुम पे आने वाला। छोटूराम जयंती है मनाने की बात। जी, छोटूराम जयंती है। छोटूराम को हम हर साल मनाते ही हैं 24 नवंबर को, और इस बार भी वृहद स्तर पे मनाई जाएगी यहाँ पे। और अगर तब तक लॉकडाउन और ये बीमारी चलेगी तो उसका इंतजाम करके मनाई जाएगी, कुर्सियों पर रहेगी, डिस्टेंस मेंटेन रखी जाएगी। लेकिन देशव्यापी लोग आएंगे, और आगे की रणनीति भी भविष्य की तय करेंगे। सरकार ने जो वादे कर रखे, लॉकडाउन से पहले सरकार ने वादे किए थे 22 फरवरी की रैली से पहले कि हम कोर्ट में बात रखेंगे, जो हाई कोर्ट में स्टे लगे हुए वो खाली होगा। प्लस BCB के रिजर्वेशन की बात है, केंद्र का जो रिजर्वेशन है उसके हम रिप्रेजेंटेशन अपना 13 जनवरी को दे चुके हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो उस पर सरकार को कहेंगे उस पर काम करें। तो भी तमाम चीज़ों पर, क्योंकि अभी लोगों की जर्नी का प्रतिबंध था, तो अब जर्नी भी खुल गई, ट्रेनें भी खुल गई, तो देश भर के लगभग 150-60 जिलों से लोग यहाँ आएंगे। और जो पुनर्निर्माण है छोटूराम धाम का, वो भी नवरात्रों में लॉकडाउन के बाद करने की संभावना है, शुरुआत हो जाएगी।